नमस्कार दर्शकों, झलको शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 498 के तहत किस तरह का प्रावधान है और उसमें किस तरह की नियम कानून बताए गए हैं। तो बात करते हैं हम एडवोकेट सुनील कुमार जांगिड़ से, जो इस 498 आईपीसी की धारा के संबंध में हमको जानकारी देंगे। इसके क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और क्या क्या इसकी सावधानियां हैं, जो जानेंगे। आइए बात करते हैं एडवोकेट सुनील कुमार जांगिड़ से। जांगिड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। आज हम बात करते हैं आपसे, दहेज प्रताड़ना है 498 आईपीसी की धारा, उसके संबंध में महिला से किस प्रकार का अत्याचार हो तब यह लागू हो सकता है। स्वागत है आपका दीपक जी। आज हम बात करेंगे विशेष तौर से 498 महिलाओं के प्रति हो रहे बढ़ रहे अपराधों में और विवाह के बाद उनसे हो रहे अत्याचारों के बारे में। तो भारतीय आईपीसी की धारा 498 जिसके तहत कोई भी स्त्री जिसका पति या उसका कोई भी नातेदार के द्वारा उसके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की उससे हिंसा मानसिक या शारीरिक यदि की जाती है तो इस धारा के अंतर्गत आती है। साथ ही इस धारा में 3 वर्ष तक के कारावास और साथ ही कारावास के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। जी दीपक। दूसरा सवाल हम आपसे करते हैं, दहेज प्रताड़ना का मुकदमा विवाह के कितने दिन तक लगाया जा सकता है। आम धारणा है कि 7 वर्ष ऐसा सुनने में आया है, क्या है इसकी सच्चाई क्या है। देखिए दीपक जी, दहेज का मुकदमा अगर कोई प्रताड़ित है नारी तो वो कभी भी लगा सकती है। उसके लिए एक मिथक है 7 वर्ष का, जबकि वास्तविकता ये है 7 वर्ष जो प्रावधान है वो किसी महिला के विवाह के बाद मृत्यु के लिए है। यदि विवाह के 7 वर्ष के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे दहेज हत्या माना जाता है और उसकी जांच कम से कम डिवाइस पे स्तर के द्वारा की जाती है। और ये जो दहेज के लिए मांग कभी भी की जा सकती है, कोई इसके लिए आवश्यक नहीं है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हैं, कितने भी साल हैं, कितने भी साल बाद दहेज की मांग हो सकती है। और महिला कभी भी किसी भी समय सक्षम अधिकारी के समक्ष ये शिकायत दर्ज करवा सकती है। दहेज प्रताड़ना 498 जो धारा है उसकी गिरफ्तारी कब व किस किस परिस्थिति में हो सकती है। दीपक जी, 498 एक संज्ञा अपराध है, इसके लिए गिरफ्तारी भी हो सकती है। साथ ही पिछले कुछ दिनों में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों में विविध वादों के अंदर ये एक अवधारणा संस्थित की गई है कि अब सीआरपीसी की धारा 41A की पालना के लिए, मैं आपको बीच में और बताना चाहूँगा, 41 सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष तक की सज़ा के जो अपराध हैं उनमें अब गिरफ्तारी, तत्काल गिरफ्तारी तो है लेकिन तत्काल गिरफ्तारी बंद कर दी गई है। 41 क्या है, 41 सीआरपीसी के तहत जिन अपराधों में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है उनमें पुलिस गिरफ्तारी से पूर्व सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगी कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही उसे कारण डालना होगा कि उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किस कारण से किया जाना जरूरी है। इसलिए अब 41 सीआरपीसी की पालना के तहत नोटिस देने के बाद में और नोटिस में ये अभियुक्त व्यक्ति द्वारा ये स्वीकार किए जाने पर कि जब भी अनुसंधान अधिकारी को मेरी आवश्यकता होगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा, तब गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अब इसके लिए गिरफ्तारी के लिए हमें एक आवश्यक कारण बताना होगा कि क्यों ना इसको गिरफ्तार किया जाए, ये है इस कारण से। इसलिए दहेज के मामले में गिरफ्तारी की जाती है। इसमें जो दहेज के नाम पर हमारी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है तो कई मामले ऐसे भी होते हैं जो झूठ निकलते हैं बाद में, झूठे, यानी कि किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाए और दोषी को बख्शा नहीं जाए। तो जो निर्दोष हैं वो दहेज प्रताड़ना में कैसे बच सकते हैं और जो अपनी बहन बेटी है वो कैसे मतलब अपनी न्याय की मांग कर सकती है अगर उनका मामला सत्य है तो। जी देखो, पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है अक्सर न्यायालय में कि बहुत से मामलों में, कुछ एक मामलों को छोड़कर कुछ मामलों में वास्तविकता 498 अर्थात दहेज के लिए प्रताड़ना नहीं है, बल्कि उनका आपसे मनमुटाव या आपसे अविश्वास या अन्य किसी कारण को लेकर के मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन न्यायालय प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, उसमें सीधा सा 498 का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं और उसके तहत उस पर जाँच वगैरह होती है। अब बात आती है 498 की। कुछ एक्चुअल में कुछ लोगों के साथ घटना भी हो रही है और कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी होता है, कुछ महिलाओं के साथ अत्याचार भी होता है, लेकिन इसका
कुछ लोगों द्वारा, कतिपय लोगों द्वारा गलत फ़ायदा भी उठाया गया है और जिसके तहत ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं जिनमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जांच के दौरान अनुसंधान अधिकारी एफआईआर भी पेश कर देता है। यदि उसे लगता है कि इस मामले में वास्तव में तथ्य दूसरे हैं तो एफआईआर भी पेश हो जाती है और अनुसंधान अधिकारी के द्वारा चालान होने के बाद में न्यायालय के द्वारा भी काफ़ी लंबी चौड़ी 164 के बयान होते हैं सभी के, जो पीड़ित हैं उनके परिवार के लोग और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा बयानों के आधार पर अंत में जब मामला नहीं पाया जाता तो बरी भी हो सकते हैं। पुलिस थाने में जाने के बाद अगर कोई दहेज पीड़िता है और उनसे दहेज की मांग की जा रही है, उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो वो जब पुलिस में सुनवाई नहीं होती है ऐसे मामलों की, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, पुलिस के द्वारा अगर सुनवाई नहीं होती है तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही सटीक तरीका है। हम माननीय पुलिस अधीक्षक, जो भी ज़िला आपका लगता है, उस पुलिस अधीक्षक को लिख सकते हैं, शिकायत भेज सकते हैं और वहाँ से यदि शिकायत का निवारण नहीं होता है या मामला दर्ज नहीं होता है तो हमारे पास एक 156(3) है धारा अपने पास सीआरपीसी की, जिसके तहत हम सक्षम न्यायालय में जिस भी ज्यूरिडिक्शन में, जिस भी क्षेत्राधिकार में वो मामला आता है उसमें अपन न्यायालय के द्वारा इसको 156(3) में भेज करके और एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये तरीका है। साथ ही मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, मुकदमा दर्ज होने से लेकर के और न्यायालय तक पहुँचने के लिए अक्सर ये देखा जाता है कि दहेज का मुकदमा कब, उसकी अवधि कितनी है। तो ये कई लोग कहते हैं कि साहब अवधि में इसलिए 3 साल निश्चित किया गया है कि जिस प्रकार से आपसे क्रूरता हो रही है तो आप 3 वर्ष के अंदर अंदर इसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय या अनुसंधान अधिकारी समझे तो इस समय में छूट भी दी जा सकती है। ये सीआरपीसी 41 की पालना क्या है? देखिए, पिछले कुछ दिनों में सरकार ने एक ये नया प्रावधान सीआरपीसी 41 की प्रावधान का अनिवार्य कर दिया। इसके तहत 7 वर्ष तक के जो सज़ा के अपराध हैं उनमें गिरफ्तारी बंद कर दी गई है। अब बंद का मतलब ये नहीं कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो सक्षम न्यायालय के द्वारा आपको अनुमति लेनी होगी कि उक्त व्यक्ति को या उक्त अभियुक्त को जिसके खिलाफ विचारण चल रहा है उसको क्यों न गिरफ्तार किया जाए। उसको अपने को कारण देना पड़ेगा और वहाँ से अनुमति लेने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया जाए। ये दूसरा आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं, जो 498A है आईपीसी की धारा, इसमें सज़ा प्रावधान और अग्रिम जमानत का क्या है इसमें? जी, इस धारा में अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी है और जमानत के लिए प्रार्थना पत्र के बाद यदि सक्षम न्यायालय आवश्यक समझे उसे, तो जमानत प्रदान की जा सकती है और खारिज भी की जा सकती है। वो मामले के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही अग्रिम जमानत का प्रावधान भी है कि जो पीड़ित है उसके मुलजिम है वो चाहें तो यदि वो उनको लगता है कि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया तो वो न्यायालय से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। ये जो धारा है 498A आईपीसी की, सुनने में आता है कि इसके साथ 406A आईपीसी की धारा भी जोड़ी जाती है, उसका क्या है मामला? जी, 406 में दहेज में दिया गया समस्त सामान और साथ ही स्त्री धन, जिसमें स्त्री के लिए गहने, कपड़े या अन्य जो आवश्यक वस्तुएं उसको प्रदान की गई हैं वो सारी शामिल है। ये प्राय अक्सर ये देखने में आता है कि ये सारा का सारा सामान ससुराल पक्ष के पास रहता है और उनके द्वारा इस प्रकार के प्रताड़ना होने के बाद में उस सामान के लिए मना कर दिया जाता है। तो 498 के साथ हम 406 की भी शिकायत दर्ज करवाते हैं ताकि वो सामान है जो ससुराल पक्ष के पास उसे प्राप्त किया जा सके। दहेज के मामले को लेकर शिकायत कब व कहाँ की जाती है, पीहर पक्ष में या ससुराल पक्ष में? देखिए, 3 वर्ष तक जो घटना घटी है या उस जो प्रताड़ित है वो 3 वर्ष तक करवा सकती है, लेकिन इसके लिए सक्षम न्यायालय और अनुसंधान अधिकारी या जहाँ जांच चल रही है वो उसमें छूट भी दे सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ा अपवाद वाली बात इसमें ये है कि समस्त मामलों में एक ज्यूरिडिक्शन देखा जाता है कि जिस क्षेत्राधिकार में घटना घटती है उसी क्षेत्र में दर्ज होती है एफआईआर, लेकिन इस मामले में पीयर व ससुराल किसी भी पक्ष में मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। चाहे तो पीड़िता है, अगर उसको ठीक लगे तो ससुराल पक्ष भी दर्ज करवा सकती है। उस पर विवेक पर और उसकी सुविधा पर निर्भर करता है और वो अपने पीयर में भी दर्ज करवा सकती है। दहेज के मामले को लेकर आपसी पारिवारिक मनमुटाव कहाँ तक दूर किया जा सकता है बिना कानून की सहायता लिए? देखिए, पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं और साथ ही वहाँ पे एक
पैनल बनाया गया है ऐसे अधिवक्ताओं का कि इस प्रकार की कोई डिस्प्यूट मैटर, इस प्रकार के कोई आपसी मनमुटाव के मैटर आते हैं तो उनमें एक बार आपसी समझाइश के लिए उनको बैठा करके बातचीत करने के लिए कोशिश की जाती है। साथ ही विभिन्न जिलों में जगह जगह परिवार परामर्श केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें समाज कल्याण से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं, MSW के लोग हैं, वो ऐसी मीटिंग आयोजित करवाते हैं और पति पत्नी के मध्य आए हुए मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका पारिवारिक जीवन सुखमय हो सके। आर्थिक स्थिति जिस पिता की खराब है वो गरीब स्थिति में है और वो अपनी बेटी की शादी कैसे जैसे धन जुटाकर करता है हंसी खुशी, और उसके बाद में अगर उस बेटी को ससुराल पक्ष में प्रताड़ित किया जाता है तो ये अनुचित बात है, समाज के लिए भी, उस बच्ची के पिता के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए। तो इसमें उस पिता को और उस बच्ची को न्याय कैसे दिलाया जाए, महत्वपूर्ण उस क्या प्रथम कदम उठाया जाए? जी, मामले में FIR दर्ज होने के बाद में जांच अधिकारी जांच करते हैं और जो आरोपी लोग होते हैं उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में चालान पेश करते हैं और फिर बाद में न्यायिक प्रक्रिया है, पूरी की पूरी न्यायालय उस पूरे मामले का अन्वेषण करता है। पूरे मामले के अंदर गवाह होते हैं, बयान होते हैं, उनके बाद में अंतिम जो फैसला है वो न्यायालय पर डिपेंड करता है। न्यायालय को यदि लगता है इसके अंदर किसी प्रकार की प्रताड़ना की गई है तो सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान है और न्यायालय सज़ा प्रदान करता है। ये एक समाज में एक सज़ा जिन लोगों को मिलती है वो पूरे समाज के लिए एक संदेश होता है कि अगर इन मामलों में ऐसा कार्य किया गया है, प्रताड़ना की गई तो उन्हें सज़ा मिलेगी। ये एक समाज के लिए संदेश है। अगर दहेज का मामला किसी पर झूठा लगाया जाता है उस संबंध में क्या है आपकी राय? देखिए, हमारी राजस्थान पुलिस, विशेष तौर से मैं पुलिस के बारे में कहना चाहूँगा, बड़े वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी आ गई है और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलता है पुलिस को और गहन जांच करते हैं और बड़े सक्षम काबिल अफसर हैं जो जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। यदि वास्तव में उसके साथ किसी प्रकार की ज्यादती हुई है तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाता है और सक्षम पुलिस अधिकारी इसके अंदर चालान पेश करते हैं और यदि किसी स्तर पर ये लगता है कि वास्तव में मामला झूठा पाया जाता है तो उसमें फाइनल रिपोर्ट FIR पेश कर दी जाती है।